शिकायतों को संभालने का सेफ्टी वाल्व। अधिकतर लोग दूसरों को अपनी सोच में ढालने के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। दूसरे लोगों को दिल खोल कर बातें करने दें। वे अपने बिजनेस और समस्याओं के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए सवाल पूछिए, उन्हें आपको कुछ चीज़ें बताने दें। अगर आप उनसे असहमत रहेंगे तो आप उनकी बात में बीच बीच में दखल देंगे, पर ऐसा मत करें, यह खतरनाक है। जब उनके अपने विचार बाहर निकलने को आतुर हो तो आपकी नहीं सुनेंगे, इसीलिए खुले दिमाग से उनकी बात ध्यान से सुनें। ऐसा सच्चाई से करें, उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या यह नीति बिजनेस में काम आती है? देखते हैं। यहाँ एक सेल प्रतिनिधि की कहानी है जिसे यह प्रयोग करने पर मजबूर किया गया। यूनाइटेड स्टेट का एक सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता अपनी अपोलो हिस्ट्री फैब्रिक की 1 साल की ज़रूरत के लिए सौदा कर रहा था। 3 महत्वपूर्ण निर्माता ने फैब्रिक के नमूने तैयार किए थे। वे सारे के सारे मोटर कंपनी के एग्जीक्यूटिव द्वारा जांच किए जा चुके थे और हर निर्माता के पास नोटिस भेजी जा चुकी थी ताकि वे हर सप्लायर के प्रतिनिधि अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनल आवेदन एक निश्चित तारीख को कर सके। जीबीआर एक निर्माता का प्रतिनिधि जब शहर में पहुंचा तो लायरिंगिटिस से ग्रस्त था। जब कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव से मिलने का मेरा मौका आया, मिस्टर आर ने क्लास में कहानी बताते समय कहा, मेरी आवाज़ जा चुकी थी, मैं फुसफुसा भी नहीं सकता था। मुझे एक कमरे में ले जाया गया जहां मेरे सामने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, परचेजिंग एजेंट, सेल्स के डायरेक्टर और कंपनी के प्रेसिडेंट खड़े थे। मैं खड़ा हुआ और मैंने बोलने की पुरजोर कोशिश की, पर मैं नहीं बोल पाया। वे सभी एक टेबल के चारों ओर बैठे थे, इसीलिए मैंने एक कागज़ पर लिखा, सज्जनों, मेरी आवाज़ खो गई है, मैं बोल नहीं सकता, मैं आपके बदले बात करूंगा, प्रेसिडेंट ने कहा। उन्होंने किया। उन्होंने मेरे नमूने दिखाए और उनकी अच्छी बातों की तारीफ की। मेरे सामान की गुणवत्ता पर अच्छी खासी बातचीत होने लगी और प्रेसिडेंट, चूंकि वे मेरी तरफ से बात कर रहे थे, ने वे पोजीशन ली जो मैंने बातचीत के दौरान ली होती। मेरा काम सिर्फ मुस्कुराना, हामी भरना और कुछ संकेत करना था। इस अनोखे कॉन्फ्रेंस के कारण मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसका मूल्य तकरीबन $1,60,000 था और जिसमें $500,000 यार्ड अपोलो हिस्ट्री फैब्रिक की डिमांड थी। यह मेरा अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मुझे पता है कि अगर मैंने आवाज़ ना खोई होती तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को खो चुका होता, क्योंकि मुझे इस मामले की गलत जानकारी थी। मैंने संयोग से यह सीखा कि दूसरे इंसान को बात करते देने से कितना लाभ होता है। दूसरे इंसान को बात करने देने से बिजनेस के साथ पारिवारिक मामलों में भी लाभ होता है। बारंबार विल्सन का अपनी बेटी लॉरी से रिश्ता खराब होता जा रहा था। लॉरी, जो एक शांत और संतुष्ट बच्ची थी, अब वह विद्रोही और बदतमीज किशोरी बनती जा रही थी। मिसेज विल्सन उसे उपदेश देती थी, धमकाती थी और सजा देती थी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन मिसेज विल्सन ने हमारी क्लास में बताया, मैंने हार मान ली। लॉरी ने मेरी बात नहीं मानी और अपना काम अधूरा छोड़कर वह घर से बाहर अपनी दोस्त से मिलने चली गई। जब वह लौटी तो मैंने उस पर 10,000वीं बार चिल्लाने वाली थी, पर मुझमें शक्ति नहीं थी। मैंने उसकी ओर देखा और दुख से कहा, क्यों लॉरी, क्यों? लॉरी ने मेरी हालत देखी और शांति से कहा, आप सच में जानना चाहती हो? मैंने हामी भरी और लॉरी ने शुरू में धीरे धीरे बताया, फिर वह खुल गई। मैंने कभी उसे सुना नहीं था। मैं हमेशा उसे बता रही थी कि यह करो और वह करो। जब वह अपनी बातें, भावनाएं और आइडिया बताना चाहती थी तो मैं ऑर्डर देने लगती थी। मुझे महसूस होने लगा कि उसे मेरी ज़रूरत थी, एक दबंग माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक विश्वस्त के रूप में, बड़े होते समय पैदा होने वाले परेशानियों के श्रोता के रूप में। और अब तक मैं हमेशा बोलती आ रही थी, अब मुझे सुनना चाहिए था। मैंने आज तक उसे कभी नहीं सुना था। उस समय से मैंने उसे हर बार बातें करने दी जब वह बोलना चाहती थी। वह बताती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए। अब वह मददगार इंसान है। न्यूयॉर्क के एक अखबार के फाइनेंस के एक पेज पर एक बड़ा इश्तिहार निकला जिसमें एक अनोखी क्षमता और अनुभव के इंसान की ज़रूरत थी। चार्ल्स टी क्यूबेल्स ने उस इश्तिहार का जवाब दिया और एक बॉक्स नंबर को अपना पत्र भेजा। कुछ दिनों बाद उन्हें पत्र द्वारा एक इंटरव्यू में बुलाया गया। कॉल करने से पहले उसने वॉल स्ट्रीट में घंटों उस आदमी के बारे में जानकारी खोजने में बिताए जिसने यह बिजनेस शुरू किया था।
इस इंटरव्यू के दौरान उसने कहा, मुझे आपके जैसा रिकॉर्ड पसंद है। आपने 28 साल पहले सिर्फ एक डेस्क रूम और स्टेनोग्राफ के साथ शुरुआत की थी। क्या यह सही है? लगभग हर सफल इंसान अपने शुरुआती संघर्षों को याद करना चाहता है। यह इंसान कोई अपवाद नहीं था। उसने लंबे समय तक बताया कि कैसे उसने सिर्फ $450 और एक मौलिक आइडिया के साथ शुरुआत की थी। उसने बताया कि उसने कैसे दूसरों के हतोत्साहन और परिहास का सामना किया, रविवार और छुट्टियों में भी काम किया, रोज 12 से 16 घंटे काम किया और अब उसने सारी बाधाओं पर विजय पा ली है। जब वॉल स्ट्रीट के सबसे महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव उसके पास सूचना और मार्गदर्शन के लिए आ रहे हैं, उसे ऐसे रिकॉर्ड पर गर्व था, उसे ऐसा करने का अधिकार था और उसे इस बारे में बात करना अच्छा लगता था। अंत में उसने मिस्टर क्यूबेल्स से उनके अनुभव के बारे में सवाल पूछे और कहा, मुझे लगता है कि हम ऐसा ही आदमी खोज रहे हैं। मिस्टर क्यूबेल्स ने अपने होने वाले बॉस की उपलब्धियां खोजने के लिए कोशिश की थी। वह दूसरे इंसान और उसकी समस्याओं में रुचि दिखाते थे। उन्होंने दूसरे इंसान को बात करने के लिए प्रोत्साहित किया और काफ़ी अच्छा प्रभाव छोड़ा। कैलिफोर्निया के साइकारोमेटो के राय जी ब्रैडिल को दूसरी समस्या थी। एक सेल्स पोजीशन के भावी कर्मचारी के रूप में उन्होंने सुना और ब्रैडली के फर्म में उन्हें नौकरी मिल गई। राय ने बताया, एक छोटी ब्रोकरेज फर्म होने के कारण हमारे पास हॉस्पिटल, मेडिकल इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं थी। हर प्रतिनिधि एक स्वतंत्र एजेंट होता है। हम अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में लीड भी नहीं देते क्योंकि हम उनके बारे में विज्ञापन नहीं निकाल सकते जब तक हमारे बड़े प्रतियोगी निकाल रहे हैं। रिचर्ड प्रायड के पास वे अनुभव थे जो हम इस पोजीशन के लिए चाहते थे और उनका इंटरव्यू हमारे असिस्टेंट ने लिया, जिसने इस जॉब की सारी नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताया। हमारे ऑफिस आते समय वे हतोत्साहित लग रहे थे। मैंने बताया कि हमारी फर्म से जुड़ने का एक फ़ायदा है कि आप स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं और आप एक तरह से स्वरोजगार में रहते हैं। जैसे जैसे उन्होंने इन फ़ायदों के बारे में मुझसे बात की, वे खुद ही उन नेगेटिव चीज़ों को अपनी बातों से हटाते रहे जो इंटरव्यू में आते समय उनके दिमाग में थी। कई बार ऐसा लगा मानो वे खुद से बातें कर रहे हों जब वे हर बात पर विचार कर रहे थे। कई बार मेरी इच्छा हुई कि मैं उनकी बातों में खुद से कुछ जोड़ूं, लेकिन जैसे इंटरव्यू खत्म होने को आया, उन्होंने खुद को ही अपनी ओर से मना लिया था और वे हमारी फर्म में काम करने को तैयार हो गए थे। चूँकि मैं एक अच्छा श्रोता था और मैंने डिक को बातें करने दी थी, वे अपने दिमाग में दोनों पक्षों का मूल्यांकन कर पा रहे थे और वे एक पॉजिटिव निष्कर्ष पर आ गए जो उनके लिए खुद की तैयारी की हुई चुनौती थी। हमने उन्हें नौकरी दे दी और वे विलक्षण प्रतिनिधि साबित हुए। हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम अपनी सफलताओं के बारे में उन्हें बताने के बजाय उनकी सफलताओं के बारे में खुद सुनें। लॉ फौकॉल्ट, फ्रांस के दार्शनिक, ने कहा था, अगर आप दुश्मन चाहते हैं तो अपने दोस्तों से अच्छा कीजिए, अगर आप दोस्त चाहते हैं तो अपने दोस्तों को अच्छा करने दीजिए। यह सही क्यों है? क्योंकि जब हमारे दोस्त अच्छा करते हैं तो वे महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अच्छा करते हैं तो उनमें से कुछ लोग छोटा और इससे महसूस करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मिड टाउन पर्सनल एजेंसी में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली प्लेसमेंट काउंसलर हेनरी एट्टा थी। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। इस एजेंसी में काम शुरू करने के कुछ महीनों तक हेनरी एट्टा का एक भी दोस्त नहीं था। क्यों? क्योंकि हर दिन वह खुद द्वारा किए गए प्लेसमेंट, खोले गए नए अकाउंटेंट और अपनी उपलब्धियों के बारे में डिंगे हाका करती थी। मैंने अपने काम में अच्छी थी और मुझे इस पर गर्व था, हेनरी एट्टा ने हमारी क्लास में बताया। लेकिन मेरी उपलब्धियों पर खुश होने के बजाय मेरे साथी खिंच जाते थे। मैं उन लोगों द्वारा पसंद किया जाना चाहती थी। मैंने उन्हें सच में अपना दोस्त बनाना चाहती थी। इस कोर्स में दी गई सलाहों को सुनने के बाद मैंने अपने बारे में बातें बंद कर दी और अपने साथियों को सुनना ज़्यादा कर दिया। उसके पास भी गर्व से बात करने के लिए चीज़ें थी और वे मेरी डिंगे सुनने के बजाय अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते थे। अब जब भी मेरे पास बात करने के लिए समय होता है, मैं उन्हें अपनी खुशियाँ बांटने को कहती हूँ और अपनी उपलब्धियों के बारे में तभी बताती हूँ जब वे पूछते हैं। दूसरे इंसान को अपने बारे में ज़्यादा बात करने दें।